साथियों, मेरे निबंध शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी संबंधी विचार पर तीसरा और अकाट्य तर्क सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतवासियों का वर्ष 1901 में किया गया सर्वेक्षण है। इसके अनुसार शीर्षाभिसूचक तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि भारतवासी आर्य, द्रविड़, मंगोल और सीथियन नामक 4 विधि जातियों से मिश्रण है। उन्होंने इनके मूल स्थान का भी सविस्तार विवरण दिया गया है। उनका सर्वेक्षण सामान्य है। डॉक्टर गुहा ने उनके इस विचार की मीमांसा सन 1936 में की। इस सर्वेक्षण का भारतीय निर्विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने डॉक्टर गुहा जो मानचित्र तैयार किया है उससे भारतीय लोगों के सिरोमाप में अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। डॉक्टर गुहा के अनुसार भारतीय लंबे सिर वाली और छोटे सिर वाली 2 जातियों का मिश्रण है। लंबे सिर वाली जाति देश के मध्यवर्ती भाग तथा छोटे सिर वाली सीमावर्ती क्षेत्रों की निवासी थी। इस विचार की पुष्टि भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त मानव खोपड़ियों से होती है। डॉक्टर गुहा कहते हैं, उपरोक्त क्षेत्र के प्रागैतिहासिक अवशेष वैसे तो अत्यल्प हैं, किंतु सिंधु घाटी को छोड़कर तत्कालीन भारतीय प्रजाति इतिहास की रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। ईसा से 4 करोड़ वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिम में लंबे सिर और पतली नाक वाली जाति का प्रभुत्व था। इसके साथ ही लंबे चेहरे तथा चपटी नाक वाली एक अन्य बलिष्ठ मानव जाति के अस्तित्व का भी पता चलता है। हालांकि दोनों की नासिकाओं में कम ही अंतर था। हड़प्पा में मिली मानव खोपड़ियों से एक तीसरी श्रेणी चौड़े सिर के मानव के अस्तित्व का पता चलता है। संक्षेप में भारतीय प्रजाति लंबोत्तरे सिर वाली या भूमध्य सागर के क्षेत्र की और छोटे सिर वाली या अल्पाइन क्षेत्र की है। भूमध्य सागर क्षेत्र की जाति के विषय में कहा जाता है कि यह भारत में यूरोप से आई जो आर्य भाषा बोलती थी। यह माना जाता है कि ये भूमध्य सागर के क्षेत्र में भारत आए। इसके स्थान निर्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चय ही अल्पाइन जाति के पश्चात भारत में आई होगी। इसी प्रकार अल्पाइन जाति के संबंध में साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। पहला प्रश्न यह है कि अल्पाइन जाति का मूल निवास कहाँ था, और दूसरा यह कि वह कौन सी भाषा बोलते थे। प्रोफेसर रिप्ले के अनुसार यह स्थान एशिया में हिमालय के आसपास ही कहीं था। उनका तर्क उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है, यह कहने का हमें क्या अधिकार है कि पहले से होने वाला यह आवर्जन कोई विजय नहीं है। क्या हर बात से यह संकेत नहीं मिलता कि यह एक क्रमिक शांतिपूर्ण आवर्जन था। प्रायः निर्जन क्षेत्रों में बस जाने के कारण क्या यह संकेत करता है कि आव्राजन एशिया की दिशा से हुआ। इसका प्रमाण महाद्वीप के निवासियों की जानकारी पर निर्भर करता है, विशेष रूप से पश्चिम हिमालय के पामीर पठार के लोगों की जानकारी पर यह संसार की छत कहलाता है। मैक्स मूलर और आरंभिक विद्वानों ने जहां इसे आर्य माता का आरंभिक शैशव स्थल बताया है, जहां ऐसा मानव रहता था जो ठीक उस जाति से मिलता जुलता है जो अल्पाइन और सेल्टिक में रहती थी। डी उल्फाल्पी, टोपिनाड और अन्य अनुसंधानकर्ता उनके आसपास के विचित्र क्षेत्रों का निवासी होने का संकेत देते हैं। गाल्चा लाजिक पर्वतमाला और उसके पड़ोस के लोगों की आंखें भरी, बाल काले, अच्छी कद काठी है। अधिकांश भागों में सिरोमाप 86 है। इस क्षेत्र से इसी शारीरिक श्रेणी के लोगों की श्रृंखला अनवरत रूप से पश्चिम की ओर एशिया माइनर और यूरोप में फैलती गई। अल्पाइन लोगों द्वारा अधिग्रहित पश्चिम एशिया के व्यापक क्षेत्रों के अनुसंधान का एकमात्र बिंदु यह है कि वह इस प्रजाति की विशिष्टताओं की घनिष्ठता पर बल देता है। टैपीनर के अनुसार एशिया से आव्राजन का यह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जब हम चौड़े सिर वाले लोगों के मूल निवास का पता लगाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान पहले की ओर जाता है। इस जाति के मूल आधार के धुंधले संकेत मिलते हैं। वह पश्चिमोन्मुख नहीं है, क्योंकि अटलांटिक से यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमें केवल अफ्रीका नीग्रो जाति के रूप में लंबे सिर वाली जाति का पता चलता है। इस प्रकार अल्पाइन जाति का मूल स्थान पहले और मेडिटेरियन जाति का मूल स्थान दक्षिण में सिद्ध होता है। प्रायः इस बात पर कुछ मतभेद हैं। यूरोप में आर्य भाषा का प्रचलन नॉर्डिक्स, इंडो जर्मन या अल्पाइन जाति द्वारा किया गया, किंतु सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अल्पाइन लोगों की भाषा आर्य थी, अतः अल्पाइन आर्य थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।